अरे सुमन, कहाँ रह गई तू? कहा था कमरे में ही रहना, पर इस लड़की के पैरों में तो जैसे चक्री बंधी हुई है। एक जगह रहना तो आता ही नहीं, जाने कहाँ चली गई। आंगन में चहल पहल थी, घर की महिलाएं तैयारियों में लगी थी और दुल्हन के तैयार होने के लिए तय किया गया कमरा सोना पड़ा था। सुमन के न होने से देवकी की चिंता बढ़ गई थी। बारात आने वाली थी और उसकी बेटी का कुछ अता पता नहीं था। चंपा चमेली तुम दोनों का को कहा था कि सुमन के पास ही रहना, पर तुम्हें तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं। अरे माँ, हम तो बस थोड़ी देर के लिए गई थी, सोचा था सुमन यही होगी। चंपा ने आंखें नचाते हुए कहा। बस यही थोड़ी थोड़ी देर गड़बड़ करा देती है। देवकी माथा पकड़कर बैठ गई। अरे माँ, आप चिंता ना करें, हम देखते हैं, चमेली ने धैर्य बंधाया। किंतु कुछ ही देर में घर में हड़कंप मच गया। दुल्हन भाग गई। हे भगवान, यह सब उसकी बड़ी बुआ का किया धरा था, जो पहले ही खार खाई बैठी थी इस बात से कि भाई भावज ने बिटिया के ब्याह में लिव्यो में 1 किलो मीठा रखो, कम से कम 4 किलो मीठा और 2 नारियल तो रखना था। हमाओ इतनो बड़ो परिवार हो गो। सबकी बातें सुई सी सुननी पड़ी। नाम धराई कर दी हमाई। कोई जवाब देत न बने हमारे से। उन्हें कहने का अच्छा अवसर मिल गया था। यह कैसी बातें बोल रही हो जीजी? तुम्हें तो बस अवसर चाहिए तिल का ताड़ बनाने का। ऐसे संस्कार ना है हमारी बिटिया के। गऊ है गऊ, हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, थोड़ी चंचल है, पर माता पिता की आज्ञा उसके लिए पत्थर की लकीर के समान है। अच्छा ऐसो है तो अभी कहाँ गई आपकी गऊ? हम भी तो जाने। यही कहीं होगी, उसने चिंतित हो फिर से आवाज लगाई। सुमन सुमन, यही कहीं, हमें तो कहीं ना दिख रही। किंतु देवकी ने अब उनसे बहस करना उचित नहीं समझा और सुमन को देखने आंगन की ओर बढ़ गई। इधर सफेद संगमरमर से बने मंदिर के प्रांगण में शिवजी और माता पार्वती जी की मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े एक लड़की बैठी थी। उसने अपने माथे से ओढ़नी खिसका दी और बड़ी श्रद्धा से बोली, भोले बाबा जी, आज आपने मेरी विनती सुन ली। मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। मुझे मेरा राजकुमार मिल गया। मैं जानती हूँ आगे भी आप मेरे साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, माई बुला रही है। कहते हुए वह उठी, पर फिर अचानक रुक गई। अरे, जल्दी में प्रणाम करना ही भूल गई। उसने झट से पलटकर कान पकड़ लिए और हंसते हुए भोले बाबा जी की मूर्ति को प्रणाम किया। फिर अपनी साड़ी संभालती हुई मंदिर से बाहर भागी। माई, वह भागती हुई आई। अरे, तू कहाँ थी? देवकी ने उसे देखते ही फटकार लगाई और गुस्से में उसके सिर पर चढ़े घूंघट को ठीक किया। कहा था ना कमरे में रहना, विवाह से पहले इधर उधर आई जाएगी तो अब शकुन होता है। सुमन मुस्कुराई। माई, बस मंदिर तक ही तो गई थी, आप बेकार ही परेशान हो जाते हो। आ गई ना? हाँ हाँ ठीक है, अब चल, चावल डालने की रस्म भी करनी है। बारात निकट ही है, दरवाजे पर आती ही होगी। क्या माँ, सच में? सुमन की आंखें चमक उठी। हाँ, तेरा राजकुमार आ गया, उसकी छोटी बहनें चहकते हुए बोली। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घूंघट के भीतर से ही दरवाजे की ओर देखा। द्वार पर सजी हुई बारात बाजे गाजे के साथ आ पहुंची थी। उसका दूल्हा वहां सफेद घोड़े पर सवार होकर आया था, वही जिसके बारे में उसने न जाने कितने सपने देखे थे। सपनों का राजकुमार। इस दिन का उसे कब से इंतजार था।
उसकी सभी सहेलियों का एक एक करके विवाह हो गया था। उसे लगता था बस वही रह गई, और आज वह दिन भी आ गया। वह दुल्हन बनी थी। हर लड़की का यही सपना हुआ करता है। उसका भी था। सुंदर सा राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। सुंदर सा घर होगा, आंगन में किलकारियां गूंजेगी। लाल जोड़े में सजी सुमन विवाह की रस्मों के बीच बैठी घूंघट की ओट के से सामने बैठे अपने दूल्हे को देखने की चेष्टा कर रही थी। उसका मन हर्ष और संकोच के मध्य झूल रहा था। यह वही क्षण था जिसका उसने वर्षों से स्वप्न देखा था, जिसकी कल्पना करते करते उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाया करती थी। और अब जब वह क्षण सामने था तो उसका हृदय अनजाने भय और उत्साह से धड़क रहा था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, बारातियों और घरातियों के बीच ठिठोली चल रही थी। चंपा, साक्षी और चमेली, जो अभी भी अपने श्रृंगार में व्यस्त थी, अब दुल्हन के पास बैठी उसका लहंगा ठीक कर रही थी। देवकी, जो कुछ समय पूर्व तक सुमन के खो जाने पर चिंतित थी, अब रस्मों में व्यस्त थी। वह बार बार अपने सिर का आंचल ठीक करती और फिर किसी न किसी को आदेश देने लगती। सुमन का मन अभी भी मंदिर में ही था। जब वह भोले बाबा जी और पार्वती माता जी की मूर्ति के सामने बैठी थी तो मन ही मन उसने अपने भाग्य के लिए धन्यवाद दिया था। उसकी सहेलियां अक्सर कहा करती थी, विवाह किसी परीक्षा से कम नहीं होता, और अब वह स्वयं उस परीक्षा के द्वार पर खड़ी थी। लेकिन यह परीक्षा नहीं, उसके लिए तो एक नया संसार था जिसे वह देखने के लिए व्याकुल थी। विवाह मंडप में पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। अग्निकुंड में घी की आहुति दी जा रही थी और उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। विवाह की रस्में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सिंदूर दान की रस्म आई। अब दुल्हन को सिंदूर दान कीजिए। जब पंडित जी ने कहा तो सुमन के चेहरे से घूंघट उठाया गया। सुमन की धड़कन बढ़ गई, आंखें झुक गई। शादी संपन्न हुई। विदाई का समय आया। देवकी के आंसू थम नहीं रहे थे। सुमन 22 वर्ष की हो गई थी। सुमन ने बीए किया था। तीनों बड़ी बहनें शोभा, सुधा, सीमा की आंखें भर आई और छोटी बहनें चंपा, चमेली और साक्षी तो सुमन से लिपट गई। बड़े भाई दूर खड़े सुमन को देख रहे थे। पूरे वक्त मेरे विवाह के कामों में जुटे हुए थे। अब दहेज का सामान गाड़ी में रखवा रहे थे। देवकी ने आंचल मुंह में ठूस लिया। किसी तरह वह स्वयं को रोने की से रोक रही थी। सुमन फूट फूट कर रो पड़ी तो चंपा बोली, बस कर सुमन, नहीं तो तेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। तो सुमन रोते हुए भी हंस पड़ी। वह जानती थी सुमन को साज श्रृंगार करना कितना पसंद है। सुमन हमेशा सुंदर दिखना चाहती थी। सबके गले मिलते हुए सुमन आगे बढ़ रही थी। घर का आंगन, जहां सुमन बचपन से खेली थी, जहां अपनी सहेलियों संग अनगिनत ठिठोली की थी, वह आंगन दूर हो रहा था। सुमन ने एक बार मुड़कर देखा। घर के दरवाजे पर खड़ी देवकी, जिनकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान भी थी, और पिता उनके साथ खड़े थे। सुमन की आंखें भी नम थी, परंतु भीतर एक नई उमंग भी थी। सुमन एक नए जीवन की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसे व्यक्ति के संग जिसके साथ सुमन ने ख्यालों में अनगिनत स्वप्न बुने थे। क्या यह सच में मेरे सपनों का राजकुमार है? सुमन को डोली में बिठा दिया गया। सुमन ने अपनी साड़ी ठीक की और सिर झुका लिया। सुमन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। यह सब सुमन को किसी स्वप्न की तरह लग रहा था। मन रोमांचित था, आंखों में एक उत्सुकता थी और लाज भी। डोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर तक गई, जहां बारातियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहां बस तैयार खड़ी थी। उसे फूलों से सजाया गया था। सुमन घूंघट में से खिड़की के बाहर देख रही थी। मन में हजारों भाव उमड़ रहे थे। सुमन सोच रही थी, कैसा होगा मेरा नया घर, सास ससुर कैसे होंगे, और वो जिनसे अब पूरा जीवन बंध चुका है वो कैसे होंगे। क्या वो सचमुच वैसे ही होंगे जैसे मैंने अपने सपनों में देखा था? क्या वे मेरी इच्छाओं को समझेंगे, मेरी भावनाओं का मान रखेंगे, या सिर्फ एक सामाजिक बंधन होगा
जिसमें मुझे हर परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। बस हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। सहेलियों की खिलखिलाहट अब पीछे छूट गई थी। अब तो बस एक अजीब सी चुप्पी थी जो हर नवविवाहिता के मन में होती है। मेरी नजरें आकाश पर टिकी थी। रात के अंधकार में कहीं कहीं तारे टिमटिमा रहे थे। मुझे लगा जैसे वे भी मेरी इस यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। कुछ घंटों की यात्रा के बाद गांव के करीब पहुंचे। सुमन ने सिर झुका लिया। सास ससुर जेठ जेठानी देवर ननंद और गांव के लोग स्वागत के लिए खड़े थे। आंगन में रंगोली बनी थी। द्वार पर आम और अशोक के पत्तों की बंधनवार लटकी थी। मंगल गीतों के बीच सुमन ने पहली बार अपनी ससुराल की देहरी पर पहला कदम रखा। गृह प्रवेश की रस्म शुरू हुई। दाहिने पैर से सुमन आगे बढ़ी और घर के भीतर प्रवेश किया। यह सुमन का नया संसार है। रात अब गहराने लगी। सब रस्मों के बाद सुमन को कमरे में भेजा गया। कमरे में सन्नाटा था। बाहर कहीं दूर से ढोल नगाड़ों की मध्यम थाप सुनाई पड़ रही थी, मानो अभी भी विवाह का उल्लास शेष हो। आगे सुनिए सुमन की कहानी, सुमन की जुबानी। कमरे में धीमी रोशनी थी। महकते फूलों से सजी सेज थी और सामने वो थे मेरे पति, जो अब मेरे जीवन साथी थे, जिनका नाम अब मेरे नाम के साथ जुड़ चुका था। ये कैसा बंधन था जो आंखों से दिखता ना था, पर हृदय पर अपनी पकड़ मजबूत किए था। मैंने सिर झुका लिया। उनके कदमों की आहट मेरे कानों तक आई और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने अपनी उंगलियां साड़ी के पल्लू में भींच ली। तभी उनके शब्द मेरे कानों में पड़े, थक गई हो ना, थोड़ा आराम कर लो। इतनी साधारण सी बात थी, पर इसमें एक सहज अपनापन था, जैसे सखा भाव। मैंने हल्के से सिर हिलाया। पानी पियोगी? यह सुनकर मेरी पलकें झुक गई। मेरा कंठ सच में सूखा जा रहा था, पर संकोच ने मुझे रोक रखा था। तभी उन्होंने स्वयं पास रखे लोटे से पानी गिलास में डाला और मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं झिझकी, फिर धीरे से गिलास थाम लिया। उनके हाथ का स्पर्श होते ही मेरी उंगलियां कांप गई। मैंने पानी पीने के लिए गिलास मुंह में लगाना चाहा। उन्होंने कहा, अरे पहले ये लंबा सा घूंघट तो हटाओ, तब तो पानी पी सकोगी। एक पल को मेरे हाथ वहीं रुक गए। फिर मैंने झट से दूसरे हाथ से घूंघट को पकड़कर थोड़ा ऊपर किया और गिलास घूंघट के अंदर ले लिया। जल्दी से पानी पीकर खाली गिलास उनके आगे बढ़ा दिया और बोली, दुल्हन का घूंघट तो दूल्हा ही उठाता है ना। यह सुनकर वो एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे लगा मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं थोड़ा सहम गई, पर फिर तुम सही कहती हो। और उन्होंने धीरे से मेरा घूंघट उठाया और मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, पर मैं नजरें नहीं उठा पाई। कमरे में मधुर खामोशी थी। मैं सोच रही थी, क्या यही प्रेम की शुरुआत है? क्या यही से मेरे नए जीवन की कहानी लिखी जाएगी? कुछ क्षण यूं ही बीत गए। मैं अब तक चुप बैठी थी, अपने विचारों में उलझी हुई, हाथों की चूड़ियां घुमा रही थी। उन्होंने कुछ पल तक मुझे देखा, मानो मेरी झुकी पलकें भी उनके लिए जैसे कोई नई सी पहेली हो। फिर धीरे से बोले, तुम घबराई हुई लग रही हो, आराम से बैठो। मैंने चुपचाप सिर हिलाया, थोड़ा सहज होने का प्रयास किया, पर दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। हल्की ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। कमरों में फूलों की सुगंध घुली हुई थी और मैं इस नए बंधन की पहली रात को समझने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, सुमन देखो तो सही मेरी ओर। मैंने धीमे से पलकें उठाई तो वही आंखें जिन्हें सपने में मैं वर्षों से देखती आई थी, आज मेरे समक्ष थी। मैं उनमें कुछ पढ़ने का प्रयास कर रही थी। एक जिज्ञासा थी, एक अपनापन था, परंतु साथ ही एक अनजाना संकोच भी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ कहोगी नहीं? क्या कहती मैं? मन में अनेकों सवाल थे। क्या यह कहती कि मेरे हृदय में कुछ हलचल सी है, कुछ ऐसी जो मैंने कभी अनुभव नहीं की? शब्द गले में अटक गए। क्या कहूँ? मैंने धीमे से कहा, कुछ भी, बस यूं चुप मत रहो।
सच कहूँ, जब माँ ने तुम्हारी फोटो दिखाई तब सोचा भी न था तुम इतनी संकोची हो। मैंने पहली बार नजरें उठाई। उनकी आंखों में एक ईमानदारी थी जिसमें कोई अधिकार नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक अपनापन दिखा। यह देखकर मेरे भीतर की घबराहट कुछ कम हुई और मुझे ये सुनकर हंसी भी आ गई और झट से बोल पड़ी, पर मैं तो बहुत बातूनी हूँ। और फिर उनका मेरी तरफ ऐसे देखना पर मैं थोड़ा सकुचाते हुए बोली, ऐसा माँ कहती है और सब भी। यह सुनकर वो हंस दिए। शायद इस नए जीवन की ओर बढ़ते हुई झिझक थोड़ी कम हो रही थी। थोड़ी देर कमरे में नीरवता छाई रही। भारी गहने और कपड़ों की वजह से मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वो धीरे से उठे और वहाँ लगे पंखे को तेज कर दिया। फिर पास आकर बैठे और बोले, सुमन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यहाँ सब नया है। यहाँ आकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सबको जानने समझने लगोगी। उन्होंने तनिक रुककर मेरी ओर देखा, जैसे मन ही मन कुछ कहने का साहस बटोर रहे हो और बात करने का कोई सिरा ढूंढ रहे हो। फिर धीरे से कहा, तुम्हें अपने घर की बहुत याद आ रही होगी। मैंने सिर झुका लिया। हाँ, माँ की बहुत याद आ रही है और छोटी बहनों की भी। हम सब साथ में खूब मस्ती किया करते थे। साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में घूमना, साथ में खेलना। हम सब बहनें मिलकर बहुत मस्ती करती थी। हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और पता है, हम सब बहनें साथ में नदी नहाने जाती, वहाँ पानी से घंटों खेलती रहती। फिर पास के भोले बाबा जी के मंदिर में पूजा करती। खेत खलियानों में घूमते हुए कच्ची कैरियाँ, अमरूद, इमली तोड़कर खाती थी। बहुत आनंद आता था। यह याद करते हुए मेरी आंखों से कब आंसू निकलने लगे मुझे ध्यान ही नहीं आया। तो फिर जाना चाहती हो? उन्होंने कहा तो मैं चौंक गई। नहीं नहीं, अभी तो आई हूँ, मैंने झट से कहा। तो वो हंस पड़े। मैं चकित हुई और फिर रो पड़ी। वो चुप हो गए। उन्होंने कुछ कहने का साहस बटोरते हुए कहा, डरो मत, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। धीरे धीरे सब सहज हो जाएगा। उनके शब्दों में स्नेह था, अपनेपन था। मैंने सर झुका लिया। उनकी बातें सहानुभूति दे रही थी। कमरे की मंद रोशनी में उनकी छवि और स्पष्ट हो उठी थी। सौम्य, गंभीर और कहीं न कहीं मनोभावों को भांपने का प्रयास करते हुए मैं अपने मन की उलझन में थी। उन्होंने धीरे से कहा, घर नया है, लोग नए हैं, पर समय के साथ यह घर तुम्हारा अपना हो जाएगा। मैंने पहली बार उनकी ओर ठीक से देखा। उनकी आंखों में कोई संकोच नहीं था, कोई उतावलापन नहीं था, बस धैर्य था जो मुझे आश्वस्त कर गया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी भावनाओं को समझ रहा हो। फिर वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हें प्यास लगी होगी, एक और गिलास पानी लाऊं? मैंने धीरे से हाँ कहा। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, बस पानी का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया और वही मेरे पास बैठ गए। अब मेरी उंगलियां साड़ी के पल्लू से खेलने लगी। मैं अपने भीतर उमड़ते भावों को नियंत्रित कर रही थी। मैंने पानी का एक घूंट भरा और हल्के से मुस्कुराई। सच में मैं बहुत बातूनी हूँ, बस नए माहौल में थोड़ी चुप हो गई हूँ। वह हंस पड़े। हाँ, मैं समझ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। तुमसे ज़्यादा बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा शायद। सच में तुम बहुत बातूनी हो। मैंने कहा, क्या आपके घर में सब ज़्यादा बोलते हैं? वह शांत थे। मैंने संकोच से पल्लू ठीक किया। आपका परिवार शायद बहुत शांत होगा ना? हाँ, ऐसा कह सकते। ओह, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती। माँ अपनी पूजा पाठ और घर के कामों में लगी रहती है। पिताजी भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बड़ी बहन शादी के बाद ससुराल चली गई। उन्होंने थोड़ी देर रुककर मेरी ओर देखा, फिर बोले, मैं हमेशा से ही थोड़ा अलग हूँ, बचपन से ही।
मैं चुप हो गई। उन्होंने मेरी ओर देखा, जैसे मेरे मौन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या तुम्हें हमारे घर के बारे में तो कुछ बताया भी गया है? मैंने सिर हिलाया। सचमुच मायके में शादी की तैयारियों की गहमागहमी में ससुराल के बारे में जानने का अवसर ही कहाँ मिला था। मैंने मन ही मन में सोचा, फिर बोली, नहीं, पर इतना जरूर कहा कि आपकी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है और एक दादी जी हैं। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें अपने परिवार से परिचित कराता हूँ। उनकी आवाज़ में एक अपनापन था, जैसे सच में मुझे अपने संसार का हिस्सा बनाना चाहते हो। उन्होंने पास रखे पानी के गिलास को उठाया और एक घूंट लेते हुए कहना शुरू किया, सबसे पहले माँ, उन्हें तो तुमने देखा ही होगा। वे बहुत सहज और सरल स्वभाव की है। उन्हें ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं। बस घर की सादगी और परिवार की खुशी में ही उनका संसार बसता है। पिताजी की बात करें तो वे कुछ गंभीर स्वभाव के हैं, लेकिन मन के बहुत अच्छे हैं। हाँ, उनका गुस्सा थोड़ा तेज है, पर दिल के बुरे नहीं। मैं चुपचाप सुन रही थी, एक एक नाम के साथ अपने मन में चित्र बनाने का प्रयास कर रही थी। मेरी दो बहन हैं, सपना और शीतल। बड़ी बहन शीतल की शादी हो गई है, वह मुझसे भी बड़ी है। छोटी बहन सपना, वो बहुत चंचल है। तुम्हें जल्दी ही उससे घुलने मिलने में दिक्कत नहीं होगी। वह शायद अभी भी किसी बहाने से हमारे कमरे के पास मंडरा रही होगी, यह देखने की भैया भाभी की बातें कहाँ तक पहुँची। यह सुनकर मैं हल्के से मुस्कुरा दी। उन्होंने भी मेरी मुस्कान देखी और आगे बोले, एक छोटा भाई है मोहित, अभी पढ़ाई कर रहा है, बहुत चुपचाप रहता है, पर दिल का साफ है। जब तुम्हें यहाँ अकेलापन लगे तो उससे बात करना, तुम्हारा अच्छा दोस्त बन सकता है। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। यह घर अजनबी तो था, लेकिन लगता था कि धीरे धीरे इसकी दीवारें मेरे लिए जानी पहचानी हो जाएगी। फिर उन्होंने कुछ रुककर मेरी ओर देखा, जैसे कोई बात कहने में हिचकिचा रहे हो। और मेरी दादी, इतना कहते ही उनका स्वर थोड़ा धीमा हो गया। वो बहुत सख्त है? मैंने सहमी स्वर में पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, हाँ, दादी पुराने विचारों की है। उन्हें परंपराएं बहुत प्रिय है और घर में उनका कहा अंतिम माना जाता है, लेकिन उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। बस उनकी अपनी धारणाएं हैं, उनसे टकराना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मैंने सिर झुका लिया। सख्त सास या सासू माँ की कहानियाँ बहुत सुनी थी, लेकिन यहाँ तो सास के ऊपर दादी सास का शासन था। मन में अनजाना भय उमड़ने लगा। मैंने विवाह के समय उन्हें देखा था, वो एक एक नियम और नेक दस्तूर बता रही थी। उस समय वो बेहद सख्त लग रही थी। उन्होंने शायद मेरी झिझक भांप ली। धीरे से बोले, तुम अपने स्वभाव से सबका मन जीत लोगी, है ना? मुझे लगता है माँ पहले ही तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है और दादी को भी तुम्हारी सादगी जरूर भाएगी, बस समय लगेगा। उनके शब्दों में विश्वास था। यह सुनकर मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली। कमरे में ठंडी हवा बह रही थी और मैं धीरे धीरे इस नए जीवन के साथ कदम बढ़ाने की हिम्मत जुटा रही थी। अब रात गहरी हो चली थी। कमरे में शांति थी, परंतु मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। यह बंधन यदि प्रेम का रूप ले ले तो क्या यह जीवन सरल होगा या कठिन? पर ना जाने क्यों मन अब हल्का लगने लगा था। एक मेरे से बड़ा भाई भी है जो अपनी पत्नी के साथ शहर रहने चला गया है। कभी कभी ही गांव आता है। ताई जी और ताऊ जी, चाचा जी चाची जी, वो अलग रहते हैं। और तो बस यही है मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार। यह कहते हुए उन्होंने हंसकर मेरी तरफ देखा, पर मेरी आंखें बंद थी। मन में बहुत सी बातें घूम रही थी। मैं बहुत पहले ही नींद के आगोश में जा चुकी थी। मुझे पता नहीं कब वे भी अपनी जगह पर लेट गए। आंखों में नींद उतर आई।
अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो खिड़की से छनकर आती हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी। बाहर से हल्की हल्की चिड़ियों की चहचहाट आ रही थी और लगा पास ही कहीं बाजार है, वहाँ की चहल पहल में तैर रही थी। मैं क्षण भर को भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। फिर जैसे ही चारों ओर नज़र दौड़ाई तो जैसे वर्तमान में लौटी। रसोई में कुकर की सीटी की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाकर जल्दी से उठी। नई बहू से ससुराल में यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह सुबह जल्दी उठकर रसोई बनाए, और मैं अब तक सोती रही। संकोच में नई जिम्मेदारियों को संभालने में जल्दी नहाने धोने चली गई। जब तैयार होकर लौटी तो मेरे कमरे का नज़ारा देखकर मैं एक पल को ठिठक गई। मेरी छोटी ननंद सपना, सास, दादी सास और घर की अन्य औरतें मेरे कमरे में मौजूद थी। बीच में मेरी अटैची खुली पड़ी थी और उसमें से मेरे मायके से आया सामान निकाला जा रहा था। मेरी चुनरी, साड़ियों के थान, गहनों की छोटी पोटली, सिलाई कढ़ाई का सामान, कुछ किताबें और माँ द्वारा दिए गए घर की कुछ छोटी छोटी निशानी जो मेरी आंखों में एकाएक नमी भर गई। दादी सास एक भारी रेशमी साड़ी को अपनी झुर्रीदार हाथों में लेकर परख रही थी, मानो उसकी बुनावट और महीन कढ़ाई ही तय करेगी कि इसे पहनने लायक समझा जाए या नहीं। सास मेरी चूड़ियों को उलट पुलट कर देख रही थी और ननंद ने मेरी एक साड़ी उठा ली। वह मेरी माँ की साड़ी थी जो मुझे बेहद पसंद थी, जिसमें मेरी माँ की खुशबू बसती थी। अरे यह साड़ी तो बड़ी भारी है, पुरानी लग रही है, पहन तो पाएगी? दादी सास ने टोका। जी दादी, वो माँ की साड़ी है जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है, इसीलिए निशानी के तौर पर ले आई, माँ ने दी है। सासू माँ ने गहनों की पोटली खोलते हुए कहा, आजकल तो बहुएं हल्का फुल्का पहनती है, देखो तो जरा, सब सोने का है। मैंने धीमे से कहा, जी मम्मी जी। और ननंद को तो मेरी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई। वह बोली, यह तो मैं पहनूंगी, हमारा नाप एक जैसे ही है, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने कहा, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी है, जो पसंद है वह रख लो। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। देखा, मैं ना कहती थी, मेरी भाभी सबसे अच्छी है, मेरी प्यारी भाभी, कह उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो सभी मेरे एक एक सामान को परख रहे थे। मैं चुपचाप खड़ी देख रही थी। उस पल ऐसा भी लगा जैसे कोई पराई दुनिया मेरे अपने सामान को अपना हक समझकर जांच रही हो। ये दृश्य मेरे भीतर एक अनजाना खालीपन भर रहा था। वो चीज़ें जो माँ ने सही सहेज कर दी थी, जिनमें मेरी दुनिया बसती थी, आज किसी के लिए जांच पड़ताल की वस्तु बन गई थी। मैंने धीरे से अपने आंचल को कसकर पकड़ लिया और नजरें झुका ली। मैं खुद को असहज महसूस कर रही थी। यह घर मेरा, लेकिन मैं इसमें खुद को तलाश रही थी। जब नहाने गई थी तो अपनी अटैची को ताला नहीं लगाया था। कहीं बार थोड़े ही हूँ, मेरा ही तो घर है। यही सोचकर नई नवेली बहू की गठरी पर घर की स्त्रियों की जिज्ञासा स्वाभाविक थी। उनके लिए यह संदूक जिज्ञासा का विषय था, जिसे खोलकर वे नई बहू की परवरिश, उसके शौक और मायके की समृद्धि का अनुमान लगा सकती थी। मैंने जब अपने कमरे में यह दृश्य देखा तो मन में एक अजीब सी कसक उठी। एक ओर वे सब मेरे सामान को परख रही थी, दूसरी ओर मेरे मन में यह संशय था कि कहीं उन्हें यह सब बुरा ना लगे। परंतु मुझे याद आया, माँ ने चलते समय कहा था, बेटा ससुराल में अपनापन बांटना, वहाँ के अपनेपन को अपनाना। मैंने एक लंबी सांस ली। ये सब मेरे अपने हैं, छोटे भाई बहन, माँ, बाबूजी, दादी, चाची, ताई, मौसी, बुआ, वो ही तो सब तो है। क्या हुआ जो सब देख रही है? तो और याद आया, मैं धीमी स्वर में बोली, मम्मी जी, माँ ने आप सबके लिए अलग से उपहार रखे हैं। यह कहकर मैंने पास रखी दूसरी अटैची सामने रख दी। दादी सास के लिए हल्की रंग की महीन मलमल की साड़ी जिस पर बनारसी किनारी थी, सासू माँ के लिए बनारसी साड़ी जिसकी सुनहरी किनारी उनकी पसंद के अनुरूप थी, ननंद के लिए गुलाबी रंग का सुंदर सूट
और चांदी की पायल की चमक जो उसकी खिलखिलाहट जितनी ही चमकीली थी। साथ ही ससुर जी और देवर जी तथा घर की अन्य स्त्रियों के लिए भी माँ ने कुछ न कुछ सहेजा था। मेरा मायका बहुत संपन्न हुआ करता था। पिताजी जमींदार थे। जैसे ही मैंने उन्हें यह उपहार सौंपे, माहौल एकदम बदल गया। जहाँ पहले एक ठहरी हुई जांच पड़ताल का भाव था, वहाँ अब अपनापन घुल गया। दादी सास ने अपनी झुर्रीदार हथेली मेरे सर पर रख दी और बोली, बेटी, इन उपहारों का मोह नहीं, हम तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। सासू माँ ने कहा, बहू, तुम्हारी माँ कितनी समझदार है। उन्होंने सच में हमारा दिल जीत लिया, लेकिन उनसे अधिक तुमने भी अपने व्यवहार से हम सबका मन मोह लिया। हमेशा खुश रहो। ननंद ने तो मुझे भी फिर से बाहों में भर लिया। मैंने कहा था ना, मेरी भाभी सबसे प्यारी है। अभी यह औपचारिकताएं पूरी भी नहीं हुई थी कि सासू माँ ने मुझसे कहा, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, कुछ मीठा बना लो। मैं घबरा गई। रसोई का काम तो कभी ठीक से किया ही नहीं था। माँ और बड़की भाभी सब संभाल लेती थी और मैंने शायद ही कभी चूल्हे के पास समय बिताया हो। चाय बनाना आता था, पर मैं जानती थी रस्म के लिए सिर्फ चाय काफ़ी नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि सूजी का हलवा कैसे बनता है, ना ही यह कि सूजी को कितना भूनना चाहिए और घी कितना पड़ेगा। चलो भाभी, मैं रसोई दिखा दूँ। ननंद ने चहकते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आंगन पार कर भीतर की रसोई की ओर ले चली। उसका उत्साह ऐसा था मानो कोई बच्चा अपने नए खिलौनों का प्रदर्शन कर रहा हो। चलो भाभी, मैं रसोई दिखा दूँ। ननंद ने उल्लास से मेरा हाथ पकड़ लिया और चहकती हुई मुझे आंगन पार कराते हुए भीतर की ओर ले चली। उसके स्वर में वैसा ही उत्साह था जैसे कोई बच्चा अपने प्रिय खिलौनों का प्रदर्शन कर रहा हो। लेकिन मैं अपने ही विचारों में उलझी थी। क्या कह दूं कि मुझे ठीक से हलवा बनाना नहीं आता। यह सोचते ही मन में एक हिचक सी हुई। नहीं नहीं, फिर सब क्या कहेंगे। कहीं यह न मान लिया जाए कि मैं कामचोर हूँ, कि मुझे गृहस्थी की समझ नहीं। नहीं, मैं बनाऊंगी, जैसे भी बने। भाभी ने सिखाया तो था, पर तब कहाँ ध्यान दिया था मैंने। अब पछताने से क्या होता है, जब गले तक पानी आ गया हो। आंगन पार करते हुए मेरी नज़र चारों ओर दौड़ गई। बीचों बीच तुलसी चौरा था, जिसकी सुगंधित पत्तियां मंद ब्यार में हिल रही थी। एक और भोले बाबा जी का छोटा सा मंदिर था। रसोई उसके आगे बनी हुई थी और उसके ठीक सामने बरामदा था, जहाँ शायद पूरा परिवार बैठकर भोजन करता होगा। लगभग 3 व्यवस्थित कमरे बने हुए थे और बैठक दूसरी तरफ जान पड़ती थी। मंदिर में गई, पास रखी थाली में कुछ ताजे फूल रखे थे, जिन्हें मैंने देवता को अर्पित किया। पास ही एक दिया और बत्ती रखी थी। मैंने जल्दी से दिया जलाया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। ननंद मेरे लिए वहीं रुकी रही। मेरी आंखें मुंद गई और अधरों से एक मौन प्रार्थना फूट पड़ी। हे भोले बाबा जी, मेरी लाज रखना। अब चलो, मैंने कहा, और हम दोनों रसोई में आ गए। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब सामान करीने से रखा हुआ था। बड़े बड़े पीतल के बर्तन, स्टील की थालियाँ और गिलास, कटोरियाँ, चकला, बेलन, सिलबट्टा, एक कोने में रखी पुरानी चूल्हे की अंगूठी, जिसे शायद अब कम ही जलाया जाता था। ननंद ने चेक कर कहा, भाभी, आपको क्या बनाना है। मैंने संकोच से कहा, मुझे हलवा बनाना है। नंद ने तत्परता से हलवा बनाने के लिए आवश्यक सभी सामान निकालकर मेरे सामने रख दिया। सूजी, बेसन, घी, शक्कर, पानी और इलायची। मैंने गहरी सांस ली। मैंने नंद से कहा। उसने तुरंत सामान निकाल कर दिया और काजू, बादाम, किशमिश उसने तुरंत निकाल कर दिया। घर पर कैसे बनता था, माँ कैसे बनाती थी, भाभी ने कैसे सिखाया था, मैं याद कर रही थी। खाया तो न जाने कितनी बार था, पर कभी बनाने पर ध्यान नहीं दिया था। अब पहली बार अपने हाथों से बनाना था। हृदय में एक संशय भी था और एक अदृश्य विश्वास भी। मैंने हाथों को धोकर पोंछा, सिर का आंचल थोड़ा ठीक किया और मन ही मन भगवान का स्मरण कर गैस चूल्हा जलाया और कढ़ाई चढ़ा दी। घी कढ़ाई में पड़ा तो उसकी सुगंध हवा में घुल गई। आटे को उसमें डालते ही वह सुनहरे रंग में बदलने लगा। मैं हल्का हल्का कड़छी घुमाने लगी।
पर मुझे महसूस हुआ कि यह काम इतना सरल नहीं है जितना दूर से लगता है। सूजी और बेसन चिपकने लगा। इतने में सासू माँ आई। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने हलवे की स्थिति देखी और बिना कुछ कहे खुद कढ़ाई थाम ली, गैस धीमा किया और कहा, बहू सूजी और बेसन धैर्य से भूनना चाहिए, जल्दबाजी करोगी तो कच्चा रह जाएगा। मैंने सर झुका लिया। शायद परीक्षा में असफल हो रही थी। पर अगले ही पल सासू माँ ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, पहली बार में घबराहट होती है, मुझे भी हुई थी। उन्होंने कलछी मुझे पकड़ाई। मैंने राहत की सांस ली और सासू माँ के मार्गदर्शन में हलवा बनाने लगी। अब वह सुनहरा होने लगा था। हलवे की महक धीरे धीरे पूरे आंगन में फैलने लगी। नंद पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं मन ही मन संतुष्ट थी कि हाँ, यह हलवा भले ही परिपूर्ण ना हो, पर यह मेरा पहला प्रयास है, मेरी पहली विजय। सासू माँ ने एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा निकाला और प्रसन्नता से कहा, अब इसे मंदिर में चढ़ा दो और फिर सबको परोस देना। भोजन के उपरांत मैंने ससम्मान सबको हलवा परोसा। एक एक कर सभी ने चखना आरंभ किया। कोई सिर हिलाकर संतोष प्रकट कर रहा था, कोई मंद मुस्कान से अपनी स्वीकृति दे रहा था। धीरे धीरे घर के बड़े बुजुर्गों ने अपने हाथ बढ़ाए और नेक के रुपये मेरी ओर बढ़ाए। अच्छा बनाया है बहू, पहली रसोई की बधाई, किसी ने कहा। किसी ने सिर पर हाथ फेर दिया और खूब सारा आशीर्वाद दिया, तो किसी ने आशीर्वाद भरी दृष्टि डाली। मैंने सासू माँ की ओर देखा तो दादी सास बोली, रख ले, आज तूने पहली रसोई बनाई है। मैंने सकुचाते हुए रुपये ग्रहण किए, पर मन तो कहीं और अटका था। मैं दृष्टि उठाकर अपने पति की ओर देख रही थी। वे चुपचाप थे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना एक शब्द कहे। वे भोजन समाप्त कर उठ खड़े हुए और बाहर चले गए। मन एक क्षण को ठिठक गया। क्या उन्हें अच्छा नहीं लगा? मैं वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। हाथ में अभी भी नेक के रुपये थे, पर हृदय में एक उलझन। सिर उठाने लगी। यह कैसी चुप्पी थी? यह कैसा निर्विकार भाव था? क्या कोई और बात है? वे मुझसे नाराज तो नहीं? सुबह से मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। पहले संदूक के खेल में उलझी रही, फिर रसोई के काम में ऐसी डूबी कि होश ही ना रहा। वे कहाँ थे? क्या कर रहे थे? मैंने कोई खबर ना ली थी। मेरा हृदय एक अजीब सी आशंकाओं से भर उठा। विवाह के बाद का यह नया संसार मेरे लिए अपरिचित था, और वे तो और भी रहस्यमय लगते थे। उनकी चुप्पी में कोई उल्हाना था या फिर कोई और मन स्थिति। घर के कोने कोने में चहल पहल थी। लोग बातें कर रहे थे, मेरी पहली रसोई की प्रशंसा कर रहे थे, पर मेरा मन कहीं और था। मैं बरामदे के पार अंधेरे में उनकी परछाई खोजने लगी, पर वे कहीं नहीं थे। सासू माँ ने कहा, कुछ देर आराम कर लो, अपने कमरे में चली जाओ, यह तेरा ही घर है। पर मैं कैसे जा सकती थी? घर की सारी स्त्रियां काम करने में लगी थी और मैं कैसे अलग हो सकती थी? मैं दिन भर कभी रसोई में तो कभी मेहमानों की सेवा में लगी रही। शाम को जब भोजन का समय आया तो भी मैं चूल्हे के पास ही थी, गरम गरम रोटियां सेकने में। वे कब आए कब खा लिया मुझे पता भी ना चला। जब ननद ने पूछा तो हंसकर बोली, अरे भाभी को भैया की बड़ी चिंता हो रही है। भैया को तो मैंने ही परोसा था, खा चुके वे। मैं ठिठोली करने लगी। शर्म और संकोच के बीच मैंने और कुछ नहीं पूछा। रसोई समेटते समेटते रात घिर आई। तब सासू जी ने आगे बढ़कर मेरे हाथ का काम लिया और स्नेह भरे शब्दों में कहा, अब बहुत हुआ, थोड़ा सा काम रह गया है, मैं कर लूँगी, तुम जाओ। तब कहीं जाकर मैंने अपने कमरे की राह ली। कमरे में पहुंची तो वे अलमारी के सामने खड़े थे, शायद कुछ ढूंढ रहे थे। उनकी पीठ मेरी ओर थी। मेरी चूड़ियों की हल्की खनक सुनकर वे पलटे, एक नज़र मुझ पर डाली, फिर वापस मुड़ गए। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कुछ ढूंढ रही हैं? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो क्या वे सचमुच मुझसे नाराज थे? मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई। कल मैं कुछ कह रहा था और तुम सो गई थी। उनकी दृष्टि मुझ पर टिकी थी। उसमें उल्लास था या संकोच, मैं समझ ना सकी। मैं सहम गई। मैंने पलकें झुका ली, आंखों में नमी आई।
मुझसे नाराज है? मैंने धीरे से पूछा। वे मेरी ओर पलटे, चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, किस लिए नाराज होऊंगा? अभी आपने ही तो कहा कल मैं सो गई थी और आज सबने तारीफ की, पर आप चुपचाप उठकर चले आए। आपको हलवा पसंद नहीं आया? अब वो खुलकर हंसे। अरे इतनी सी बात और ये मोटे मोटे आंसू। हलवा तो बहुत अच्छा बना था, मैंने तो 2 कटोरी खाया था। ये सुनकर मैं रोते रोते भी हंस पड़ी। तो तुमने सोचा कि मुझे हलवा पसंद नहीं आया? मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। उन्होंने बैठने को कहा, फिर अलमारी से एक डिब्बा निकाला। इसे ही ढूंढ रहा था, सोचा था जब तुम आओगी तभी दूंगा। कल बातें करते करते तुम सो गई थी तो रह गया, यह तुम्हारी मुंह दिखाई। मैंने धीरे से डिब्बा खोला, भीतर सोने का एक सुंदर हार रखा था। वे मुस्कुराए, फिर हार निकालकर मेरे गले में पहना दिया। पसंद है? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर कुछ ना कह सकी। गले में कुछ अटक सा गया था। यह उनके स्नेह का पहला स्पर्श था। मैं भी उनके लिए एक उपहार लाई थी। अपने मायके में सबसे छुपा कर खरीदा था। अपने ही बचत के थोड़े से रुपयों से। कितनी बार सोचा था कि जब उनके साथ अकेले में बात करने का अवसर मिलेगा तो धीरे से उनके हाथ में रख दूंगी। उनकी आंखों में खुशी देखने की उत्सुकता मन में उमड़ती रही थी। पर अब जब उन्होंने स्नेह से यह सुंदर उपहार दिया तो मेरे लाए उपहार का मूल क्या रह गया? सोने के इस चमचमाते हार के सामने मेरा ये साधारण सा तोहफा मुझे कितना तुच्छ जान पड़ने लगा। हृदय में संकोच का बादल घिर आया। क्या दूं या इसे यहीं रखकर लौट जाऊं? कहीं उन्हें मेरे इस छोटे से उपहार से हंसी न आ जाए। अभी तक जिसे देने के लिए हृदय उत्साह से भरा था, अब वहीं हाथ सिकुड़ने लगे। उनकी उदारता के सामने मेरा उपहार क्या अर्थ रखता? पर फिर एक क्षण को विचार आया, यह तो मेरे स्नेह का प्रतीक है, इसमें मूल्य का क्या सवाल? मेरे मन की अनमोल भावना इसमें समाई है। मैंने धीरे से अपनी अंजूरी भींच ली, किंतु तभी ननंद भागती हुई कमरे में आई। भाभी, माँ आपको बुला रही है। मैंने उनकी ओर देखा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जाने का संकेत किया। उनके इस सहज स्वीकार में एक संतोष हुआ कि वे मुझसे नाराज नहीं है। मैंने ननंद का हाथ पकड़ा और उसके साथ बाहर आ गई। आंगन में कुछ मेहमान विदा लेने की तैयारी में थे। माँ जी मिठाई और नाश्ते के डिब्बे पैक कर रही थी ताकि उन्हें आदरपूर्वक विदा किया जा सके। मैं भी माँ जी और दादी जी के साथ उनकी सहायता करने लगी। हंसी टिटोली के बीच आधे घंटे का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। ओह, मैंने अब तक उनका नाम नहीं बताया। उनका नाम रोहित है। हमने झुककर चरण स्पर्श किया तो मौसी जी और बुआ जी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आंखों में वात्सल्य झलक पड़ा। सिर पर स्नेहिल हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। उनके आशीर्वचनों में सच्चे हृदय का आशीष था। मौसी जी बुआ जी के जाने के बाद मैं माँ जी के साथ बिखरा हुआ सामान समेटने में जुट गई। ननंद थकान से चूर होकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। बैठक से पिताजी और रोहित की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। मैंने सुना शायद वे शादी, कैटरिंग और अन्य खर्चों का हिसाब किताब कर रहे थे। मैंने अपना काम निपटाया और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी। मन में एक निश्चय आकार ले चुका था, चाहे छोटी सी चीज हो पर मैं उन्हें कुछ अवश्य दूंगी। कमरे में पहुंची पर देखा कि वह सो चुके थे। रात अधिक हो चुकी थी। मुझे सब काम निपटाकर लौटने में देर हो गई थी। हल्की चांदनी खिड़की से छनकर भीतर आ रही थी, जिससे उनका उजला चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। उनका शांत मुख देख मेरे हृदय में एक विचित्र सी किसी कोमलता जाग उठी। मैं चुपचाप पास गई, उनके सिरहाने बैठी, पर हिम्मत ना हुई कि उन्हें जगाऊं। मेरे मन में चाहत थी कि वह जागे और मैं उन्हें वह उपहार दूं।
पर यह उचित नहीं था। उन्होंने दिन भर थकान भरी दिनचर्या बिताई होगी। मैं गहरी सांस ली। आज भी मैं उन्हें उपहार नहीं दे पाई। मैंने अपने भारी जेवर उतारे और उन्हें अलमारी में रखा। उपहार देने की उलझन जैसे अभी शांत हो गई थी। अपनी चादर ठीक की, लैंप बुझाया और यह सोचकर सो गई कि कल सुबह उठते ही उन्हें दूंगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की हल्की किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थी। मैं उठ बैठी पर वे अभी भी सो रहे थे। मैंने हल्की मुस्कान से उन्हें देखा और मन में विचार आया, क्या मुझे उन्हें जगह देना चाहिए? क्या कहकर जगाती? नहीं, यह उचित नहीं होगा। हमारे यहाँ परंपरा है, पत्नी कभी अपने पति का नाम नहीं लेती। माँ ने भी कभी पिताजी का नाम नहीं लिया था। एक बार मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पति की उम्र घट जाती है। पर पिताजी ने भी माँ को कभी नाम से नहीं बुलाया था। इन सब बातों में मैं मानती तो नहीं थी, पर मैं ये कैसा बंधन था कि अब चाहती थी मेरे साथ उनका जीवन लंबा और सुखी हो, तो फिर मैं उनका नाम कैसे ले सकती थी? मुझे लगता था यह दोनों के मध्य एक दूसरे के लिए सम्मान बनाए रखने की मौन परंपरा है। मैंने स्नान किया, मंदिर में जाकर पूजा की और जब लौटी तो देखा वे बिस्तर पर नहीं थे, शायद स्नान के लिए जा चुके थे। मैं रसोई में चली गई। वहाँ दादी सास ने बताया, हमें बड़ी ताई जी ने खाने का निमंत्रण दिया है। यह हमारी परंपरा है कि नवविवाहित जोड़े को करीबी रिश्तेदार खाने पर बुलाते हैं। यह एक विशेष अवसर होता है जहाँ नए रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाया जाता है। उन्होंने मुझे जल्दी तैयार होने को कहा। मैंने सिर झुकाकर जी कहा और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। वे भी तैयार हो रहे थे, सफ़ेद कुर्ते पजामे में। उनका व्यक्तित्व और प्रभावी लग रहा था। मैं कुछ पल चुपचाप खड़ी रही, पर मन में विचार चल रहे थे। यह अवसर मेरे लिए अनमोल था। मैंने अपनी अटैची खोली, उसमें से उपहार निकाला। यह कोई महंगी चीज नहीं थी, पर इसमें मेरा प्रेम समाया हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, यह आपके लिए छोटा सा उपहार है। तैयार होते हुए वे अचानक रुक गए और मेरी ओर देखा। पहले तो कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मेरे लिए? मैंने सिर झुका लिया। हाँ। उन्होंने पैकेट खोला। क्या था पैकेट के अंदर? अभी क्या होगा सुमन की ससुराल में, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।